हेलो फ्रेंड्स। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं। ठीक है। अपना जो हमारा सेशन चल रहा है, जो मॉक क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं 150 मॉक क्वेश्चन के सीरीज, उसी सीरीज में ये जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू करेंगे। 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो जो है वो देख लीजिएगा कि उसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हमें मेंस को अप्रोच करना है। ठीक है, पर्टिकुलरली पर्पज़ यही है कि मेंस क्वालिफाई करना है। ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे जैसे कुछ क्वेश्चन रेज किए मुझसे कि किस तरह से जैसे हम बता रहे हैं तो आइडियोलॉजी, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये जस्ट एक रेफरेंस कंटेंट है। आपको क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग यहाँ पे बताई जा रही है, आपको फॉर्मेट कैसे रखना है। ठीक, तो आप सुनिए गौर से, देखिए गौर से इसको। आप ये कंटेंट आपका नहीं बहुत ज़्यादा वो आपके काम आएगा। आपका कंटेंट खुद का ही आपको बनाना है। जो मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को अपने आप से फॉर्म करिए, उसका मॉडल को आंसर अपने पास बनाइए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि एक बुक अभी कुछ दिनों में पब्लिश होगी। ठीक है, कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगी और उसी बुक पर बेस्ड हैं ये सारे 150 क्वेश्चन। जब मार्केट में आ जाएगी तो इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वो 150 क्वेश्चन उस बुक में पीछे दिए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। आपने अगर वो बुक पूरी पढ़ी है, पेपर 5 यूपी पीसीएस का जो पेपर 5 मेंस का होता है, उसके लिए बुक तैयार की जा रही है। जब आप वो बुक अगर पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सबको बड़े आसानी के साथ जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जो पिछले साल पीसीएस हुआ था वो सारा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आने वाला साल 2024 का पीसीएस मेंस, क्योंकि अभी कुछ दिन में इसकी जो है वो डेट, मुझे लगता है कि डेट आने वाली है और ये जुलाई में संभावित है। ठीक, जुलाई में पीसीएस का पेपर होगा मेंस का। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। मार्च में प्रीलिम्स का होगा, जो कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स की डेट आ ही चुकी है। 1 मार्च से आपका फॉर्म भी जो है वो जनवरी से भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, फिलहाल अभी चूँकि मार्च में आपका प्रीलिम्स है, तो अब आपका यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस अप्रोच होना चाहिए। और इन वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इन वीडियो को देखते चाहिए, एक आइडियोलॉजी आपकी बनती रहेगी। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से हमें उसे जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो यहाँ पे मॉडल आंसर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या पूछता है। ये कहता है कि थ्रो लाइट ऑन द रेनेसा मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश इन 19th सेंचुरी। ठीक है, पुनर्जागरण, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण करना, अपने लॉजिकल तरीके से सोचना, लॉजिक्स को अप्लाई करना। ठीक है, जो अपनी एक ढर्रे वाली सोच है, जो एंशियंट सोच है, जो बहुत पिछड़ी हुई मानसिकता है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी रिचुअल्स हैं जो कि लॉजिक से नहीं संभव होने चाहिए, लॉजिकली वो सही नहीं है। जैसे कि इंडिया में सती प्रथा था, बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है। ठीक? अगर लॉजिक लगाएं तो रिलीजन हो, रिलीजन्स को लॉजिकल वे से समझना, ठीक, धर्म को लॉजिकल तरीके से समझना और समाज की मांग के अनुसार, सोसाइटी की मांग के अनुसार चलना इधर रहना। ठीक, तो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेनेसा रिफर टू द एज ऑफ रिवाइवल, नॉट इफ, ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ द रेशनल थिंकिंग। आप लॉजिकल, आप तार्किक होकर सोचिए भाई कि सती प्रथा क्यों, ठीक, बाल विवाह क्यों। आप तार्किक होकर थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, धर्म किताबों में परिवर्तन होने चाहिए। ठीक, धर्म किताबें तो फाउंडेशन अब नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन है। और इस चीज़ को आप समझते हैं कि संविधान में भी हमारे संशोधन होते रहते हैं कि भैया समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। ठीक, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो रिलीजियस बुक्स में भी परिवर्तन होता रहेगा, तो दोनों में चेंज होता रहेगा, तो समय के साथ उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये होना चाहिए। तो रेशनल, अपनी तार्किकता को अप्लाई करके अपनी थिंकिंग्स को रिवाइव करना इज द रेनेसा मूवमेंट। भारत में राजा राम मोहन राय को रेनेसा का जनक कहा जाता है। ठीक, राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और अगर हम बात करें तो सती प्रथा के अगेंस्ट, और उसे ख़त्म करा के ही माना। बहुत इन्होंने सफ़र भी किया चीज़ों को लेके। देखिए, एक चीज़ होती है कि समाज में अगर आप नई सोच लेके आए, ठीक,
उस ढर्रे के साथ चल रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप नई सोच लेके आए हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सफरिंग करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक वाइज आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक, तो आपको भी यही करना है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम यानी कि आपने लीक से हट के काम किया, ठीक, आप लीक से हट के जाएंगे तो आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सनट्रेट होके चलना पड़ेगा जो आपको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन की जैसे मैंने बताता हूँ 3 बॉडी, इंट्रोडक्शन, सारे क्वेश्चंस में जो आपको एकदम नियम फॉलो करना है, ठीक है, एकदम रूल फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट या मेन बॉडी जो होती है, और कंक्लूजन, इनको बिल्कुल आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, ठीक। एनरिच कैसे करेंगे आप, क्योंकि कंटेंट आपको अच्छा लिखना है। एनरिचमेंट कैसे करेंगे, एनरिचमेंट के लिए आप डालेंगे मैप, इन्फोग्राफिक्स, ठीक। अब इन्फोग्राफिक्स के अंदर आप जो है वो कवर करेंगे, तो मैप्स और इन्फोग्राफिक के अंदर से किसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को और ज़्यादा इनरिच करेंगे, ठीक है। करंट कंटेंट से जहाँ पे ज़रूरी हो, अब जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या ही करंट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रेनेसां के बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 19वीं शताब्दी में रेनेसां के बारे में जो है वो प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन दैट, ठीक है। तो रेनेसां तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, रेनेसां है क्या, उसके डेफिनेशन लिख दी, और 19th सेंचुरी विटनेस द पीरियड ऑफ रेनेसां इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी अलग अपना इंट्रोडक्शन रख सकते हैं, आप रख सकते हैं इन इंडिया राजा राम मोहन राय इज नोन एज द मॉडर्न मैन, ही स्टार्टेड द रेनेसां मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो आप जैसा चाहें, आपकी मर्जी, इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, रटी रटाई लाइन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे कराया जा रहा है ये तो डिट्टो उतारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने दिमाग में लाना है। ये मॉडल आंसर्स है, मॉडल का मतलब वही नहीं हो चाहिए कि आप रट लिए, 4 लाइनें लिख के गए, आप रट लिया, आपने वही लिख दिया, नहीं, आपकी खुद की सोच भी तो कुछ लिखिए, चेंज होना चाहिए। अब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का यही आंसर अगर दिख जाए तो फिर क्या होगा, एग्जामिनर कहेगा कि हाँ रटा हुआ है, दिख जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम स्पेसिफिकली यहाँ के बारे में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं पेपर 5, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, ठीक। रेनेसां ऑल्सो ब्रॉट इन द उत्तर प्रदेश बाय डिफरेंट मूवमेंट एंड पर्सन्स या पर्सनालिटीज, बहुत सारे पर्सनालिटीज जो है वो उत्तर प्रदेश में रेनेसां से संबंधित हैं, और बहुत सारे मूवमेंट हुए। 2 तरह के मूवमेंट उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली देखे जाते हैं, या हर जगह देखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है रिवाइवलिस्ट और एक है रिफॉर्मिस्ट। रिवाइवलिस्ट क्या कहते हैं, वो ओरिजिनल थॉट को मेंटेन करना चाहते हैं, उसका रिवाइवल करना चाहते हैं, ठीक, यानी कि हमारी कोई जो विचारधारा है हम सिर्फ उसी को प्रमोट करेंगे, हम सिर्फ उसी को नए तरीके से पुनर्जागरण करके उसमें कुछ चेंजेस करके, बेसिक चेंजेस, हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट क्या कहते हैं, वो उनमें पूरी तरह से परिवर्तन जो है वो सजेस्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट जो है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सा था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग कुरान को मानते थे, जो कि कुरान रिलीजियस बुक्स है, और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आइडियोलॉजी को ही वो रिवाइव करना चाहते थे कि जिस तरह से अदर कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं वो ना होने पाए, और हमारा इस्लाम कल्चर वो जो है वो लोगों को जो है वो उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, ठीक है। तो वो होते हैं क्या, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो देवबंद मूवमेंट उत्तर प्रदेश में वो क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो कि रिचुअल पे बेस्ड था, हमारी रिलीजियस टीचिंग पे बेस्ड था, ठीक है, पर्टिकुलरली स्पिरिट ऑफ इस्लाम, और बहुत ज़्यादा एक्टिव था सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के जिले का भी जिक्र कर देंगे तो बेहतर है। अलीगढ़ मूवमेंट, नाम से लग रहा है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे देखा गया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ये उस समय के जो कल्चर है उसको चेंज करने की बात करता है। ये क्या कहता है कि भैया सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म लाइए मुस्लिम्स के अंदर, ठीक। सईद अहमद खान जो थे वो इसके बहुत बड़े प्रोपोगेटर थे, उन्होंने इस को शुरू किया था, और वुमेन्स की पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करता है, वेस्टर्न एजुकेशन को भी शामिल करने की बात करता है, जिसके अगेंस्ट में ये थे देवबंद मूवमेंट, ठीक है। वो कहते थे हम कुरान की शिक्षा देंगे, इस्लामिक कल्चर ही देंगे, ठीक। तो जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, वो अलीगढ़ मूवमेंट उत्तर प्रदेश में रहा, ठीक है, देवबंद मूवमेंट रहा। तो
हमने अगर 125 वर्ड में भी लिखेंगे या 200 वर्ड में भी लिखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, फिर आपको रेनेसां के बारे में बता देना है। उत्तर प्रदेश के सेंटर कौन कौन से रहे, सहारनपुर रहा, अलीगढ़ रहा, अवध रहा, ठीक, यानी कि लखनऊ सेंटर भी रहा, ठीक, और इसके अलावा जो गोरखपुर रहा, सॉरी प्रयागराज रहा, वाराणसी रहा, ठीक है, ये सारे सेंटर्स जो थे ये वाराणसी हुआ हो, प्रयागराज रहा हो, ठीक, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के सेंटर रहे, ठीक। राजा राम मोहन राय वेस्ट बंगाल में थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, बिहार में भी देखा गया, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी वहाँ पे भी देखा गया, ठीक है। उसके अलावा आर.एम. रॉय, राजा राम मोहन राय जिनका नाम है, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.एन. श्रावस्ती, ठीक है, ये सारे रिफॉर्मिस्ट लीडर थे। अब चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे हों, ठीक है, डी.एन. सरस्वती रहे हों, ये सारे के सारे बड़े रिफॉर्मिस्ट लीडर थे, जो कि जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनका उत्तर प्रदेश पे देखा जाता है, वाराणसी, ठीक, वाराणसी में स्पेसिफिकली। तो ये सारे जो है वो रेनेसां के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। ज्योतिबा फुले को भी हम मानेंगे कि ये रेनेसां के ही जनक थे, ठीक है। ठीक, इन्होंने कास्टिज्म को के बैरियर को तोड़ना चाहा, कास्टिज्म के बैरियर को तोड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज के बहुत बड़े प्रोपोगेटर रहे, ठीक, और उसके साथ साथ चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इन सब पे फोकस रहा। तो रेनेसां मूवमेंट इन सब चीज़ों पे केंद्रित रहा। देवबंद और अलीगढ़ को हमने जिक्र कर दिया, जो दो टाइप ऑफ मूवमेंट थे। इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट पर्सनालिटी उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, डी.एन. सरस्वती, इन सब का इम्पैक्ट भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे देखा गया, ठीक है। ये हमने लिखा। अब इसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन आपकी मर्जी का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जो आपके इस पूरे इमेज को दिखाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस उत्तर प्रदेश वॉज द सेंटर ऑफ, यू कैन से उत्तर प्रदेश वॉज द सेंटर ऑफ रेनेसां मूवमेंट, या रेनेसां मूवमेंट वॉज वेरी प्रेवलेंट उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो brought many changes in the political, that times political structure of the state, ठीक है, या thinking of the people of state. तो या many people of different state उत्तर प्रदेश also participated in the Renaissance movement, and they have different thoughts and cultures, different thoughts which revive the India's ideology, whole India's ideology, ठीक है। तो जो आपको समझ में आया कंक्लूजन, वो बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द डिटेल अबाउट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का संस्कृति में महत्व या सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए, कल्चरल सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश के प्रकाश डालिए। इस तरह का क्वेश्चन देखेगा तो सबसे आसान लगेगा आपको, ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश सभी जानते हैं कि कल्चर का क्रेडल कहा जाता है, ठीक, पालना है कल्चर का, सभ्यताओं का पालना है। बहुत सारी सभ्यता उत्तर प्रदेश में रही है, ठीक। आप एंशियंट टाइम से जाएंगे तो एंशियंट टाइम से ही आपको इंडस वैली से मिलेगा। इंडस वैली की कुछ खासियत उत्तर प्रदेश में देखने को कुछ साइट्स मिलेंगी, ठीक। प्री हिस्टोरिक भी आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, हिस्टोरिक भी देखने को मिल जाएगा। एंशियंट में आएंगे तो महाजनपद पीरियड में तो बहुत सारे महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिले, ठीक है। वैदिक पीरियड उत्तर प्रदेश, ठीक। गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्य हो, गुप्ता हो, सबका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हर एक कल्चर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहा है, ठीक है। मुगल्स, उनका सेंटर ही उत्तर प्रदेश में था, आगरा, है ना। ब्रिटिशर्स, सबका उत्तर प्रदेश अलग अलग सभ्यताओं को, अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारे पूरे एंशियंट इंडिया से लेके प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेके हिस्टोरिकल पीरियड तक सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। तो वही कल्चर सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, कल्चरल महत्व पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश अभी कुछ दिन में आप देखेंगे तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है हमारे यहाँ, ठीक, अयोध्या में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन शायद डेट अनाउंस, हाँ, 22 या 23 जनवरी को होना है, ठीक। प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम जी की। आप सभी को पता होगा जो डिस्प्यूट था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके, वो सॉर्ट आउट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब वो मंदिर बन रहा है और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो वो क्या होगा, एक राम में आपको देखने को दिख सकता है कि राम मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बनेगा, ठीक है। ऐसा मे बी पॉसिबल कि आपको बड़ा सा मूवमेंट दिखे राम मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा ग्लोबल, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। रामायण का जो सबसे बड़ा पात्र राम,
वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश क्या है? सभ्यताओं का प्रतीक है। महाभारत, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इसका इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो चाहे राम हो, वो चाहे महाभारत काल हो, वो चाहे बुद्ध हो, वो चाहे महावीर हो, ठीक है, वो चाहे तुलसी हो, वो चाहे कबीर हो, वो चाहे मीरा हो, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कल्चर पे बहुत ज़्यादा आपको हर्षवर्धन का पीरियड आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कल्चर सभ्यताएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बस यही पूछ रहा है। तो इस पर तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है लिखने के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे शुरू किया कि उत्तर प्रदेश इज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट क्रेडल ऑफ इंडियन कल्चर। इट रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कल्चर इन इंडिया एंड प्रेजेंट्स द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस एंशियंट पीरियड, ठीक है। जैसे कि अब हम कहते हैं स्टोन एज, एंटीक्स, उत्तर प्रदेश ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टोन एज कैरेक्टरिस्टिक। इट शोज द स्टोन एज हिस्ट्री कल्चर इन इंडिया, हरप्पन इरा कल्चर इन इंडिया। यू फाउंड द एंटिक्स ऑफ बांदा, बांदा में कुछ एंटिक्स फाउंड हुए, बुंदेलखंड में, मिर्जापुर में, मेरठ में, जो कि बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्टोन एज से लिंक है, ठीक है। बहुत सारी साइट्स हैं, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में, वो चाहे मंडप हो, चाहे मांडू हो या आलमगीरपुर हो, ठीक है, या अलग अलग साइट्स जो हैं हमारे यहाँ पे वो हरप्पन पीरियड से रिलेटेड है, ठीक। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हरप्पन साइट्स हमारे यहाँ हरप्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा मौर्य पीरियड सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रहा उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल, अशोक, अशोक के आप देखेंगे, या बुद्ध का आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस प्रीचर रहे हैं वो बुद्ध रहे हों, वो महावीर जैन रहे हों, ठीक है, या जैन के तीर्थंकर रहे हों, उनका इन्फ्लुएंस आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला सेरेमन कहाँ हुआ बुद्ध का, कहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है। सारी साइट्स कल्चर उत्तर प्रदेश में, तो बुद्ध के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश, जैनिज्म को, जैन के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आप जानेंगे कि अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश में पाए गए, ठीक है, यानी कि मॉडर्न पीरियड को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश, ठीक। गुप्त पीरियड के बहुत सारे मंदिर, टेम्पल, ठीक है, जैसे कि हमारा कानपुर में जो ईंटों का बना हुआ मंदिर है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चरल साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। देवगढ़ मंदिर झांसी भीतरगांव जो है कानपुर का, ठीक है। उसके अलावा देवगढ़ झांसी में बना हुआ है, वो गुप्त पीरियड का इंपॉर्टेंट मंदिर है। इन सबको आप दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक। उसके अलावा आप मेडिवल पीरियड में आएंगे तो आप कहेंगे कि मुगल रहे हों या सल्तनत पीरियड रहा हो, सभी का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। मुगल्स के ज़्यादातर आर्किटेक्चर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ताजमहल, ठीक है, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। वंडर है, ठीक है, वो सात वंडरों में से एक, अब तो 8 हो गए हैं, ठीक। 7 वंडरों में से एक है, वो भी यही लोकेटेड है, ठीक। शीट तो आगरा का किला रहा हो, फतेहपुर सीकरी रहा हो, ठीक है, या लखनऊ में नवाबों का जो बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर रहा हो, ठीक। ये सब उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो मुगल मेडिवल पीरियड में भी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा रिच रहा है अपने कल्चर में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो इनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत सारी साइट्स इनके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग हिस्टोरिकल, एंशियंट टाइम से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक सारे के सारे कल्चर उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फोक डांसेस, यहाँ पे क्लासिकल डांसेस, यहाँ पे सिंगिंग स्टाइल, अलग अलग फॉर्म के आपको देखने को मिलेंगे। आपको हिंदू भी मिलेंगे, आपको राजपूताना भी मिलेंगे, आपको मेडिवल, आपको मुगल्स भी मिलेंगे, आपको इंडो पर्सियन भी मिलेंगे। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ आपको कल्चर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश एक पूरे वर्ल्ड का एक कल्चरल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप देखिएगा अभी जनवरी 2024 में 22 या 23 जनवरी को शायद प्राण प्रतिष्ठा, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ठीक है, जिस दिन होगी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या पूरा वर्ल्ड फेमस किया जाएगा। पूरे विश्व में इसकी झलक देखने को मिलेगी। पूरा एक कल्चर को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करेगा, पूरे भारत को की सभ्यता को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। एक मूवमेंट की तरफ देखने को मिलेगा जिसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि किसी भी स्टेट में टूरिज्म प्रमोट होगा, राज्य सरकार पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश आएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार लोगों के लिए जनरेट होगा, और कल्चर लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। आपने देखा होगा
शुरुआत से ही अगर आप इतिहास देखते हुए तो मंदिर निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ, ठीक, और तब से प्रेवलेंट रहा। तो ये मंदिर क्यों बनवाते, रिलीजियस साइट्स क्यों बनवाते थे? अब मुगल्स आए, उन्होंने क्या शुरू किया, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनानी शुरू की। क्यों ऐसा शुरू किया? क्योंकि वो एक रिलीजियस सिंबल आसपास के लोगों को या अपनी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ता है, एक यूनिटी का सिंबल है। तो कल्चर जो है किसी भी देश की सभ्यता उसे जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसीलिए उससे ज़्यादा जोर शोर से प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा राम मंदिर का जब इसका उद्घाटन होगा, ठीक है, सॉरी, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अब उत्तर प्रदेश का ये सब कल्चर है, मेन बॉडी में आपने लिख दिया। अब आप इसे कंक्लूड कर देंगे दैट उत्तर प्रदेश हैज़ द मेनी cultural sites. You can say that Uttar Pradesh has almost all cultural site belongs to the prehistorical period to the modern India. Hence, it can be said that Uttar Pradesh is the cradle of Indian culture. अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं, या due to all of this richness of the cultural side Uttar Pradesh, it represents all of the India's culture, which ultimately not only provides the Uttar Pradesh, not only makes the Uttar Pradesh most important tourist destination, but also makes the Uttar Pradesh a major hub for investment या major hub to attract the investment, ठीक है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, ये कल्चरल साइट्स है, महत्व क्या है, आप इन्फोग्राफिक दिखा के दिखा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। कल्चरल टूरिज्म की अगर हम बात करें, कल्चरल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक, कल्चरल पॉलिसीज आपको देखने को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, ठीक। तो उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में अग्रसर भी है। आप अगर देखें तो कल्चर को प्रमोट करते हुए टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक। तो ये सब इसके महत्व देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का ये महत्व है क्योंकि यहाँ पे ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, और आप अगर चाहें तो इन्फोग्राफिक में इसे ही बना के दिखा सकते हैं कि इससे क्या होगा, ठीक। वैल्यू इनरिचमेंट आप एक काम और कर सकते हैं, छोटा सा मैप उत्तर प्रदेश का आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसको आप इन्फोग्राफिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो भैया, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश का ये हमारा जो है, ये उत्तर प्रदेश का हमारा देवरिया है कानपुर में, सॉरी ये भितरगांव है, ठीक। यहाँ हमारा कहीं देवरिया है, ये बुद्ध की साइट है, ये मुगल की साइट है, ठीक। इनको आप एक मैप पे दिखा देंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और अच्छा भी लगेगा देखने, ठीक है। या आप इन्फोग्राफिक में दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कल्चर हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्ध की साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में जैन की साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में मौर्य प्रेवलेंट है, उत्तर प्रदेश में गुप्ता प्रेवलेंट है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न आर्किटेक्चर है, उत्तर प्रदेश में वैदिक पीरियड है, उत्तर प्रदेश में महाजनपद देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में इंदस साइट देखने को मिलती है, ठीक। ये भी आपकी वैल्यू को इनरिच करे, ठीक है। वैल्यू इनरिचमेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टेट की हमको कहीं से वो मिल जाए कि हम उसी को कॉपी कर दें। सारा का सारा कंटेंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बुक पढ़ेंगे आपको उसमें मिलेगा, ठीक, जो बुक आने वाली है। तो बुक आप पढ़ेंगे, ये जरूरी है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में उत्तर प्रदेश के विकास से प्रकाश डालें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी में आप लोगों ने जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने भी हिंदी में पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी में बहुत आसानी से पढ़ाया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं, वो चाहे मुंशी प्रेमचंद, सबसे फेमस, जो कि स्टोरी अगर लिटरेचर की हम बात करें तो स्टोरी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद्र फेमस है। महादेवी वर्मा को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पोइट्री में, ठीक है। तो महादेवी वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखकों में से। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदी लिटरेचर का हब रहा है, हिंदी बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर के अंदर उत्तर प्रदेश, ठीक है। या यूँ कहें कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है हिंदी लिटरेचर में। तो ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त या एग्जैगरेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पूछ क्या रहा है, कीवर्ड क्या है, डिस्कस। आपको डिस्कस करना है, ठीक, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो उत्तर प्रदेश हैज द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर। राइटर्स लाइक भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र एक्सेट्रा गिव न्यू राइट टू द लिटरेचर इन द स्टेट। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन है, आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा भी चेंज हो सकता है, ठीक। मैंने जनरली ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए।
डेवलपमेंट क्या हुए डिफरेंट पीरियड्स में हिंदी में उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने पढ़ा है हिंदी लिटरेचर को कई युगों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का युग कहा जाता है। ये राइटर क्या करते हैं, डेवलपमेंट और हिंदी के बहुत ज़्यादा महत्व दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड ट्रांसलेशन इनको देखने को मिलेगा आपको कि आप संस्कृत से करते हैं, ब्रज भाषा से हिंदी में वर्ड को ट्रांसलेट किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग देखने को मिले। राधा कृष्ण दास, नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्ट एक्सेट्रा जो इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स इस पीरियड के हैं, जिन्होंने कि हिंदी के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लिख सकते हैं कि दिस भारतेंद्र युग थिंकर particularly from Uttar Pradesh played major role या important role in the development of history in India, development of Hindi literature in India. Radha Krishna Das, Narayan Mishra, Balkrishna Bhatt etc. was the important amongst them which promoted the Hindi in Uttar Pradesh. रीतकाल, ये यहाँ पे क्या हुआ, पोएट्रिक एक्सप्रेशन डेवलप हुआ। ठीक, हिंदी को हिंदी लिटरेचर में एक उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, पोएटिक लिटरेचर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे रस देखने को मिलते हैं, ओरिएंटेशन अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पोएट्रिक एक्सप्रेशन के साथ हिंदी को प्रमोट किया गया, हिंदी लिटरेचर को और ज़्यादा इनरिच किया गया। ठीक है, जैसे कि माटीराम, ठीक, श्रीधर उपाध्याय, बेनी प्रवीण, ये इस युग के महादेव जो इम्पोर्टेंट थिंकर रहे हैं। ठीक है, छायावाद, ये क्या किया, कल्चर रेनेसा को यहाँ पे देखने को मिलता है और ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया हिंदी लिटरेचर के थ्रू। ठीक है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने भी किया। क्या किया मुंशी प्रेमचंद्र, क्या करते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की कृतियां अगर आप देखें, वो चाहे गोदान हो, वो चाहे मंत्र हो, ठीक, जो भी उनकी पढ़ेंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है कि किसी और थिंकर को, मैं किसी को कम नहीं कहता, लेकिन किसी और थिंकर ने उस आसानी से, उन सरल और आसान भाषा में उतना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हिंदी लिटरेचर के अंदर नहीं दिया है। ठीक है, ऐसा मेरे पर्सनल व्यूज़ है। ठीक, आप लोगों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं, उस पर क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर जो है आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब छायावाद युग में कल्चर रेनेसा और ह्यूमैनिटीज़ की बात होती है। श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा एक्सेट्रा जो है इसके इंपॉर्टेंट थिंकर रहे। ठीक है, इसी तरह स्टोरी टेलर में अब मैंने आपसे बता दें, मुंशी प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीलाल शुक्ला, ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर रहे, जिन्होंने कि अपनी स्टोरीज के माध्यम से न केवल कल्चर को ही रिप्रेजेंट किया है, बल्कि हिंदी लिटरेचर को जीवंत किया। स्टोरीज के माध्यम से हिंदी में, उन स्टोरीज के माध्यम से मैसेज दिए, सोशल मैसेज दिए, रेनेसा लाए, ह्यूमैनिटी भी फोकस किया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हिंदी लिटरेचर में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा ये तो बहुत ही कम हमने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी राइटर ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। यू कैन से द मेनी राइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द हिंदी लिटरेचर दैट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश बट ऑल्सो द इंडिया। ओके, तो आपका कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है जो कि इसी को सारबद्ध करता हो, कुछ और आप नहीं लिखेंगे। ठीक, राइट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या दीपोत्सव इन उत्तर प्रदेश। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अभी जनवरी में क्या होने वाला है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 या 23 जनवरी, तो ये अयोध्या में होगी। तो अयोध्या आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के मेंस में। ठीक, आप देखेंगे जनवरी में बड़े स्तर पर एक फंक्शन कराया जाएगा, जो कि शायद राज्य में या देखने को मिले कि पूरे देश में बड़े स्तर पे उसे सेलिब्रेट किया जाए, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का पैटर्न है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो किसी भी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करने का है। ठीक है, अपने कल्चर को लेके खासकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं और बहुत ही ग्लोबल स्तर पे, जब आपने देखा कि जब वो ब्रिक्स में भी गए थे तो अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों के गिफ्ट लेके गए थे, तो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। चलिए, दीपोत्सव है क्या, अच्छा यहाँ पे क्या कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, दीपोत्सव का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो दीपोत्सव है क्या, पहले तो दीपोत्सव अपने आप में एक सांस्कृतिक पर्व है। ठीक है, ये दिवाली के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे माना जाता है कि जब राम जी अयोध्या से वापस, जब राम जी रावण को मार के वापस आए थे, उसके कुछ दिन के बाद या उसी टाइम पे दिवाली मनाई गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे इसका डिटेल में नहीं जाना है। तो दिवाली मनाई जानी है, उस दिन हम दिए जलाकर, पटाखे छुड़ाकर, पूजा कर कर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कि राम जी आए अयोध्या। ठीक,
तो अब इसी को सेलिब्रेट करने के, चूँकि अयोध्या उनका बर्थ प्लेस है, तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव नाम का एक फेस्टिवल, दीपोत्सव उत्सव की शुरुआत करी, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। ठीक, 20 लाख दिए, 25 लाख दिए, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इतने दिए एक साथ नहीं जलाए जाते, और उत्तर प्रदेश सरकार बड़े भव्य स्तर पे इसकी तैयारी करती है। दीपावली पे वहाँ बहुत ज़्यादा सरयू में पूरे दिए ही दिए जलते टिमटिमाते नजर आते हैं। लाखों दिए, 20 लाख दिए जलने, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दिए आपको जलते हुए जहाँ पे दिखेंगे तो टिमटिमाता हुआ दिखता है, और बहुत ही बड़े स्तर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में यही लिखेंगे, अयोध्या दीपोत्सव इज द इल्यूमिनेटिंग विद द कलरफुल लाइटनिंग एंड लाख्स ऑफ दियाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू टू सेलिब्रेट दीपावली। हमने यहाँ पे लिख दिया, बता दिया कि दीपावली दीपोत्सव है क्या। अब इसका कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है कि इट प्रमोट्स द इंडियन कल्चर ऑफ राम। ठीक, इट प्रमोट द इंडियन कल्चर रिलेटेड टू द राम, और यू कैन से द हिंदू रिलीजन। डाइवर्स रेंज ऑफ आर्ट फॉर्म परफॉर्म ऑन द ओकेजन। बहुत सारे आर्ट फॉर्म अलग अलग जिलों से ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी, यहाँ तक कि असम का डांस फॉर्म यहाँ परफॉर्म किया जाता है, कहीं और राजस्थान का डांस फॉर्म यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये डाइवर्स रेंज ऑफ आर्ट फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो चाहे म्यूजिक में रहें, वो चाहे डांस में रहें, वो चाहे परफॉर्मेंस में रहें। परफॉर्मेंस में क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है, हम अपने जो कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं, रामायण को हम डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक रोल प्ले होता है, एक पूरा करेक्टर प्ले होता है रामायण का। ठीक, तो उसको हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो रूरल आर्टिस्ट होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है कि वो अपनी आर्ट को वहाँ पे आके दिखाएं। जैसे कि धोबिया, फरहानी, ये डांस फॉर्म वहाँ पे दिखाए जाते हैं, अलग अलग ट्राइबल्स डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी इनकम होती है, ठीक है, उनकी आय बढ़ती है और वो अपनी आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रामायण को अलग अलग तरीके से उसको पूरे वर्ल्ड में फेम किया जाता है, हमारे कल्चर को, तो उसको परफॉर्मेंस दिया जाता है। उसके अलावा डाइवर्स कल्चर एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई सारे जिलों से, कई सारे राज्यों से अलग अलग कल्चर का रिप्रेजेंटेशन इस अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा आपको दीपोत्सव के टाइम पे कल्चर सिग्निफिकेंस महत्व दिखेगा, जिससे कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। प्रमोशन ऑफ कल्चर ही नहीं, अलग अलग जिलों में रूरल बैकग्राउंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जिलों के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग राज्यों के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदू रिलीजन के पर्टिकुलरली जो भी कल्चर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे नुकसान वही सारे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रूरल पीपल की एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कल्चर का प्रमोशन होता है, जिससे कि ना ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बल्कि अन्य देशों की सरकारें भी उसमें अपना योगदान देती। ठीक है, ड्यूरिंग दीपोत्सव मेनी स्टेट्स रिप्रेजेंट देयर कल्चर विच हाईलाइट द रिच कल्चर ऑफ इंडिया। यू कैन से दीपोत्सव नॉट ओनली रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश और अयोध्या, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, ये हमने इसे कंक्लूड कर दिया, खत्म। अगला क्वेश्चन 30, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में विकास की योजनाएं क्या क्या हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी आपको ऐसे देना है कि आपको योजनाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं, केंद्र की रही हो, राज्य की रही हो, सबका जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार ही करता है। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट बहुत इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो शुरुआत आप करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैंने लिखा है, उत्तर प्रदेश रूरल पॉपुलेशन अराउंड 77.73% लिव्स in rural area, या lives in villages and need lot of assistance because of the literacy and poverty by state government. Hence state government is running many schemes for the promotion of रूरल डेवलपमेंट। ठीक, यह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा है पूरा, पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम है, उसके बाद हम लोग ने डैश देके शुरू कर दिया। यूपी अभी हाल ही में आई मातृभूमि योजना, इसमें क्या है कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं, ठीक, वो अपने गांव में डेवलप करें, अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ के मूल है, विदेशों में भी रहें, मान लें मूल है कोई कहीं का, किसी जिले का, लखनऊ जिले का, बाराबंकी जिले का, बनारस जिले का, प्रयागराज जिले का, तो वहाँ का रहने वाला है किसी गांव का, वो वहाँ पे अपना डेवलपमेंट अपने पैसे से कर सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, 40-60 के रेशियो में डिवीज़न हो जाएगा। राज्य सरकार उन्हें असिस्टेंट देगी, वो अपने नाम से, अपने बाप दादाओं के नाम से, अपने एंसेस्टर्स के नाम से उस जगह को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो प्लेटफॉर्म रूरल को प्रोवाइड करना, जहाँ पे कि उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी, जीवन यापन करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा इसी कड़ी में पीएम कौशल योजना जो है, स्किल डेवलपमेंट योजना जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मनरेगा योजना, इसमें उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा वुमेंस को, रूरल वुमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे कि पावर्टी को, यानी कि एक ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को। ठीक है, मनरेगा हो गया, तो मान लीजिए कि फार्मर्स की सीजन में काम नहीं है तो मनरेगा में काम कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष्मान कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का बीमा उनको दिया जाता है। उसकी एलिजिबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी एलिजिबिलिटी अलग है। जो लोग उस एलिजिबिलिटी के पात्र नहीं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ की योजना शुरू करी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत कोई भी जाके अलग पात्रता दी गई कि जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको बनाई जाएगी। कैंप लगा के जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिनका कार्ड आयुष्मान योजना के तहत नहीं बना पाया, वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा पाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग। ठीक, उसके अलावा वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का इन्वेस्टमेंट, पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रीब्यूशन, जन आपका वन टैप यानी कि जन जीवन योजना जो है, ठीक है, जल जीवन योजना, उसके तहत जो है पाइपलाइन बिछाने का काम, इन सब में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और रूरल डेवलपमेंट में पूरी तरह फोकस कर रहा है। ठीक, वो चाहे आवास योजना भी हो या चाहे सड़क डेवलपमेंट करने का हो, यानी कि रूरल रोड डेवलपमेंट स्कीम हो, जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि मोर्टेलिटी, डेथ रेट कम किया जा सके। तो बंडल ऑफ स्कीम्स है उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, जो कि रन कर रही है। ठीक है, और उससे रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। और इनका रिजल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, आउट ऑफ द एफर्ट्स या स्कीम्स मेड बाय द गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड अलॉट। मीन it has improved in poverty index also, literacy, on the literacy level also, it had reduced the death, the mortality death rate, it had reduced the fertility rate also, employment opportunity in rural areas had increased, reverse migration has been started, you can say the migration, urban migration या urbanization has been reduced in Uttar Pradesh. So you can say the many of the positive influence of the government and many of the positive impact of the गवर्नमेंट स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमने लिख दिया। चाहे तो आप इन्फोग्राफिक बना के कुछ स्कीम्स का विवरण दे दें, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी चल रही हैं करंट अफेयर्स में, बजट में आपको अभी देखने को मिलेगी, जो अभी 2 महीने में यानी कि फरवरी में बजट आएगा उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको बहुत सारी योजनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन सारी योजनाओं को आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हो सकेगा तो हम लोग यहाँ पे कराएंगे, क्योंकि अभी ये जो 150 मॉडल आंसर है तब तक हम लोग हो जाएगा, तब तक बजट तो आना नहीं है। ठीक, तो बजट के बाद देखेंगे, अगर कराएंगे तो हम लोग उसको भी करा देंगे। ठीक, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग इस तरह से अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। उन योजनाओं में अगर आप करंट के साथ, यहाँ पे करंट के साथ लिंक करेंगे, जरूरी है। कौन कौन सी बजट में योजना आई, कितना किस पे फंड दिया गया, उन सबको आपको देखते हुए उनको करना है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि त्रिपाठी। जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो लोग इस चैनल पे आए हैं, कि हम लोग 150 क्वेश्चंस की यूपी पीसीएस पेपर 5 मेंस जो नया पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके हम लोग मॉक मॉडल आंसर्स यानी कि मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट वो जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, 150 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, 150 क्वेश्चंस, जो कि आपको अभी एक बुक पब्लिश होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बुक का नाम आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। बुक पब्लिश होगी, उसमें 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उन सारे 150 क्वेश्चंस जो मॉडल आंसर्स हैं, उनका आंसर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे मॉडल आंसर का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, ये देखने को मिलना है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 30 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था।